हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आपके फेवरेट डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइफ मिथ पर। मैं हूं आनंद द्विवेदी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा सिविक्स का चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। आज का जो लेक्चर है ये हमारे इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर होगा। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को पढ़ रखे हैं, तो आइए देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने इसमें पढ़ा हुआ है। तो अब तक हमने जिस टॉपिक को कवर किया पिछले लेक्चर में वो था डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है। और इसमें हम लोगों ने सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी को समझा हुआ था। इसके बाद हमने शुरू किया फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में कुल 4 फीचर्स हम लोगों को पढ़ने हैं। इन 4 फीचर्स में हमने पहला फीचर पढ़ा था मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। इसके बाद हमने पढ़ा फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी हमारे देश में जो मेजर डिसीजंस होने चाहिए, यानी एक डेमोक्रेसी में जो बड़े डिसीजंस होने चाहिए, ये डिसीजन हमारे द्वारा चुने हुए लीडर्स के द्वारा लिए जाने चाहिए। ये हमने फर्स्ट फीचर में समझा। और दूसरे में हमने समझा कि जो चुनाव होना चाहिए वो फ्री और फेयर होना चाहिए। आज की टॉपिक में जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक होगा 1 पर्सन 1 वोट। फिर इसके बाद हम देखेंगे रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। इसके बाद वाई डेमोक्रेसी के अंतर्गत हम लोग डेमोक्रेसी के सपोर्ट और ऑपोजिशन दोनों का, यानी आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, ये दोनों देखेंगे। और चैप्टर के लास्ट में ब्रॉडर मीनिंग्स को हम लोग देखेंगे। तो बिना समय गंवाए आते हैं नए फीचर पर, जो हमारा होगा ये तीसरा फीचर, यानी डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर क्या कहता है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी एक व्यक्ति एक वोट और उस वोट का एक वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स, देखिए जब भी हम डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल करते हैं, किसी भी देश में डेमोक्रेसी की जब लड़ाई होती है, जब एग्जिस्टिंग रूलर्स को हटाया जाता है, तो लोगों के अंदर एक डिमांड सबसे ज्यादा होता है और वह डिमांड होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, यानी सबको राइट टू वोट मिले, यानी राइट टू वोट, सरकार ऐसी हो जिसको जनता चुन करके भेजे और जनता को चुनने का अधिकार बराबरी के अधिकार पर होना चाहिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहता है कि किसी भी देश में रहने वाले हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए और ये अधिकार इक्वलिटी बेसिस पर होना चाहिए। आज यह जो सिद्धांत है, यह जो प्रिंसिपल है कि सबको वोटिंग राइट मिलना चाहिए इक्वलिटी के बेसिस पर, पूरी दुनिया में एक्सेप्ट की जा रही है। मोस्ट ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है या कोई ऐसे भी देश हैं जहां इसका डिनायल होता है? तो आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। देयर आर सम कंट्रीज हु यूज्ड टू डिनाई और डिनायल ऑफ वोटिंग राइट देखने को मिलता है कुछ देशों में। ये कौन कौन देश हो सकते हैं? पहला एग्जाम्पल जो हमारे बुक से लिया गया है वो है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया का जो ये देश है, यहां पर 2015 से पहले, अभी तो बदलाव हो चुका है, 2015 से पहले जो कंडीशन था, यहां महिलाओं को वोटिंग राइट था ही नहीं। वीमेन हैड नो वोटिंग राइट, महिलाएं वोट नहीं दे सकती थी, केवल पुरुष ही वोट दे सकते थे। दूसरा एग्जाम्पल कहता है इस्टोनिया एक देश है। इस्टोनिया का क्या कंडीशन है? इस्टोनिया हैड मेड सिटीजनशिप रूल्स in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get right to vote, यानी जो रशियन माइनॉरिटी के लोग हैं जो इस्टोनिया में रहते हैं, रशियन माइनॉरिटी के लोग जो ओरिजिनल इस्टोनिया के लोग हैं उनको तो राइट मिलता है, लेकिन जो रशियन माइनॉरिटी के लोग हैं उनको वोट का अधिकार ही नहीं मिल पाता है। यानी यहां पर भी डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल। तीसरा जो एग्जांपल है वो है फिजी से। फिजी एक आइलैंड कंट्री है। फिजी के लोगों को भी इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
In Fiji, the electoral system is such that vote of an indigenous Fiji has more value than that of one Indian Fijian. यह जो फिजी आइलैंड है, यहां पर इंडियन फिजियन भी रहते हैं. इंडियन फिजियन जो है ये भारत के गए हुए लोग हैं. जब इंडिया गुलाम हुआ करता था उस समय यहाँ के लोग जाकर फिजी में काम करते थे. तो वहां पर इंडियन फिजियन भी हैं जो वहां बस गए, इंडियन फिजियन बन गए. और वहां के जो मूल निवासी हैं उनको वहां का इंडिजिनस फिजियन कहेंगे. इन दोनों के वोटिंग राइट्स में काफी डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? इंडियन फिजियन को भी वोट देने का राइट तो मिलता है, लेकिन इनके वोट का वैल्यू कम है और जो वहां के मूल निवासी हैं उनके वोट का वैल्यू ज्यादा है. मतलब एक ही देश में एक बराबर राइट नहीं, किसी के वोट का वैल्यू कम, किसी के वोट का वैल्यू ज्यादा है. किसी भी डेमोक्रेसी में जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल, वो क्या होता है? वो होता है पॉलिटिकल इक्वालिटी का. जनता को अगर बराबरी हम नहीं देंगे, लोगों को अगर इक्वालिटी नहीं मिलेगा, तो निसंदेह इस डेमोक्रेसी को अच्छी डेमोक्रेसी नहीं कही जा सकती. पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है यही हमें थर्ड फीचर प्रोवाइड करता है हमारी डेमोक्रेसी का. और डेमोक्रेसी का ये थर्ड फीचर क्या कहता है? तो थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी से वन वोट, वन पर्सन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू. हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक वोट का वैल्यू भी एक होना चाहिए. किसी को कम वैल्यू, किसी को अधिक वैल्यू अगर हम दे रहे हैं तो उसे हम एक अच्छा डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं. अब हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स. ये डेमोक्रेसी का चौथा और लास्ट फीचर जो हमें अपने बुक में पढ़ने हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून का राज. यानी पार्लियामेंट के द्वारा जो रूल बनाया गया है उस रूल के अनुसार देश चलेगा. रूलर्स जो होगा वो अपनी मनमर्जी नहीं करेगा. जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, लॉ के हिसाब से देश चलेगा. इंडिया में हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है. कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स बनाए गए हैं उसके अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन ने सेट कर रखा है पैरामीटर्स, आम आदमी के लिए भी और खास आदमी के लिए. यानी हमारे जो लीडर्स हैं उनके लिए भी पाबंदियां हैं, जो मर्जी आए वो नहीं कर सकते हैं. तो आइए समझते हैं रूल ऑफ लॉ कहां मिलता है, क्या इसका भी कहीं वायलेशन होता है. हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिम्बाब्वे से. जिम्बाब्वे अफ्रीका का एक देश यहां आप देख रहे हैं. जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल हमें बताता है कि रूल ऑफ लॉ और रिस्पेक्ट फॉर राइट ये कितना जरूरी होता है. जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिलता है 1980 में. 1980 ईस्वी में यह देश आजाद होता है. किनसे आजाद होता है? तो हमारे देश की तरह ही यहाँ पर भी व्हाइट लोग, गोरे लोगों ने ही इस जिम्बाब्वे को गुलाम कर रखा था. तो इन गोरे लोगों से यानी व्हाइट माइनॉरिटी से ये आजादी मिलती है. और जब से यह देश आजाद हुआ 1980 से, तब से लेकर के अब तक सिर्फ एक ही पार्टी है जो वहां पर रूल करती हुई आ रही है. इस पार्टी का नाम है जानु पीएफ, यानी द जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियोटिक फ्रंट. आप सिंपल जानु पीएफ भी लिख सकते हैं. तो जानु पीएफ जो पार्टी है, इसी पार्टी ने इस देश की फ्रीडम की लड़ाई जो थी उसको लड़ी थी. फ्रीडम स्ट्रगल को इस पार्टी ने लड़ा था. ऑफ कोर्स लोकप्रिय पार्टी है, अच्छी पार्टी है, लेकिन जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर के अब तक इसी पार्टी का रूल यहाँ पर रह रहा है, जानु पीएफ पार्टी. और रॉबर्ट मुगाबे जिनकी तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं, ये है वहां के रूलर. यहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ के जो रॉबर्ट मुगाबे लीडर हैं, he has been ruling the country since independence. Election has been held regularly. यहाँ पर इलेक्शन रेगुलरली होता है, कोई शिकायत नहीं है, रेगुलर इलेक्शन हो रहा है. लेकिन तकलीफ की बात क्या है? ऑलवेज सेम पार्टी विन द इलेक्शन. सेम पार्टी विन्स द इलेक्शन. जानु पीएफ जो पार्टी है यही बार बार चुनाव
यहां जीत पाती है। प्रेसिडेंट मुगाबे निसंदेह पॉपुलर भी हैं, लोग पसंद भी करते हैं इन्हें, बट हैज यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस। केवल पॉपुलैरिटी से इन्होंने जीत हासिल नहीं की है, इन्होंने गलत करके, अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करके और चुनाव में जीत हासिल किया है। तो ओवर द इयर्स हिज गवर्नमेंट हैज चेंज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। समय के साथ साथ जब ये सत्ता पे आते हैं तो इन्होंने कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर दिया। कौन? यानी रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे के कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार बदलाव करते हैं। ऐसा बदलाव क्यों करते हैं? ताकि जिस पद पर वो हैं, यानी प्रेसिडेंट का जो पद है, प्रेसिडेंट का पावर और बढ़ जाए ताकि वो जैसा चाहें वैसे देश में कर सके। उन्होंने ऐसे ऐसे कानून बनाए कि प्रेसिडेंट देश के लिए कम अकाउंटेबल हो, कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेवारी प्रेसिडेंट के पास न हो। अकाउंटेबिलिटी को हर बार इन्होंने घटाने की कोशिश की। क्या किया इसके लिए? आइए वन बाय वन देखते हैं। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हैरास्ड एंड देयर मीटिंग्स वर डिस्टर्ब्ड। देखिए, चुनाव जब भी होता था, निसंदेह अपोजिशन पार्टी भी थी वहां पर। अपोजिशन पार्टी के नेताओं को हमेशा ही तंग किया जाता था, हरासमेंट किया जाता था उनकी मीटिंग को हमेशा ही डिस्टर्ब कर दिया जाता था। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस दे आर डिक्लेयर्ड इलीगल। यानी वहां पर जनता के द्वारा विरोध नहीं किया जा सकता है। अगर कोई विरोध करता है, प्रोटेस्ट करता है, इलीगल था, पकड़कर लोगों को जेल में भरा जाता था। There is a law that limits the right to criticize the president. आम जनता को अपने प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करने का भी अधिकार नहीं था। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी में राइट ऑफ एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सरकार के काम हमें पसंद नहीं होंगे तो हमें ये राइट होना चाहिए कि हम सरकार को क्रिटिसाइज कर सकें, हम सरकार के अगेंस्ट में बातें कर सकें, न केवल बातें करें बल्कि हम असेंबली कर सकें, लोगों को मिला सकें, लोगों को कन्विंस कर सकें, और एक फेयर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि हम सरकार को हटा भी दें। लेकिन यहां पर रॉबर्ट मुगाबे ऐसे ऐसे बदलाव लाते हैं ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी कम हो जाए, विरोधी पार्टियां चुनाव जीत ही नहीं सके। तो इस तरीके से गलत तरीके अपना करके रॉबर्ट मुगाबे चुनाव में जीत का हासिल करते हैं। और क्या किया इन्होंने? टेलीविजन पर, रेडियो पर इन्होंने बैन कर दिया। रेडियो टेलीविजन के माध्यम से ही जनता को सूचनाएं मिलती हैं। डेमोक्रेसी का ये चौथा स्तंभ माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पब्लिक को जानकारी ही नहीं मिलेगी कि सरकार क्या कर रही है, देश में क्या हो रहा है, तो फिर हम आप क्या कर सकते हैं, आम पब्लिक क्या कर सकती है? इस गवर्नमेंट ने टेलीविजन और रेडियो पर बैन करके सूचना को जनता तक पहुंचने ही नहीं दिया। इस तरीके से रूलिंग पार्टी पूरी तरह से मीडिया पर अपना कब्जा जमा लेती है। There are independent newspapers, but government harassed those journalists. अगर कोई जर्नलिस्ट, अगर कोई न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंटली काम करता था, अगर वहां पर जिम्बाब्वे में आज भी होता है, अगर वहां पर किसी पेपर वाले के द्वारा सही न्यूज दिया जाता है तो उसके जर्नलिस्ट को हरास किया जाता है, परेशान किया जाता है, दंडित किया जाता है। तो क्या आप कह सकते हैं कि जिम्बाब्वे की जो कंडीशन है वो सही है? और भी कुछ पॉइंट्स यहां देखिए। जिम्बाब्वे की सरकार ने, रॉबर्ट मुगाबे की सरकार ने कोर्ट के डिसीजन तक को, यानी जज के फैसले तक को मानने से इनकार कर दिया। यहां तक देखने को मिलता है जो फैसले सरकार के अगेंस्ट में गए उस फैसले को सरकार मानी ही नहीं, उसे इग्नोर कर देती है, उसे मानती ही नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जजेस को प्रेशराइज भी किया जाता है, यानी जज या कोर्ट सरकार की भाषा ही बोलते हैं। So if you wish to access democracy, देखिए, यदि हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी को हम एक्सेस करें, डेमोक्रेसी के गुणों को समझें, डेमोक्रेसी है या नहीं ये हम जानने की कोशिश करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम वहां के इलेक्शन प्रोसीजर को समझें। और सिर्फ इलेक्शन के टाइम में नहीं, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन के पहले क्या हो रहा है और इलेक्शन के बाद क्या हो रहा है। इलेक्शन के पहले भी गलत होता है, इलेक्शन के बाद भी गलत हो सकता है, तो हमें पहले और बाद दोनों को ही देखना चाहिए। There should be sufficient room for normal political activities.
एक अच्छे डेमोक्रेसी में नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए पर्याप्त रूम होना चाहिए। रूम का मतलब है स्पेस होना चाहिए, पर्याप्त यहाँ अवसर होना चाहिए कि उसमें सुधार हो सके, पर्याप्त अवसर होना चाहिए कि लोग प्रोटेस्ट कर सकें, पर्याप्त अवसर होना चाहिए कि लोग पार्टियां बना सकें, सरकार के विरोध में खड़े हो सकें, मूवमेंट कर सकें। ये सारे अपॉर्चुनिटीज अगर हैं तभी जाकर हम सही डेमोक्रेसी उसे कह सकते हैं। यानी ऑपोजिशन का राइट हमें मिलना चाहिए, ये डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, द स्टेट शुड रेस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स। स्टेट के गवर्नमेंट को, हमारे देश की सरकार को कुछ अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। किसी भी डेमोक्रेसी में जनता को कुछ अधिकार दिए गए होते हैं और ये अधिकार, ये राइट्स किसी भी कंडीशन में छीने नहीं जा सकते हैं। उसका प्रोटेक्शन खुद वहां की कोर्ट करती है जो इंडिपेंडेंट होती है। अगर राइट्स नहीं होगा तो इस तरह के कंडीशन देखने को मिलते हैं। देयर शुड बी फ्री टू थिंक। आम जनता को सोचने के लिए फ्रीडम मिलनी चाहिए। हमें आजादी हो कि हम अपने तरीके से सोच सकें। और क्या, वी शुड हैव ओपिनियन। हम अपने विचारधारा रख सकें, अपना ओपिनियन रख सकें और जरूरत पड़ने पर हम इसे एक्सप्रेस भी कर सकें। कहां? पब्लिक में। अगर हम पब्लिक में इसे एक्सप्रेस कर रहे हैं तो इसे गलत नहीं माना जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर हमें एसोसिएशन फॉर्म करने का भी अधिकार होना चाहिए, प्रोटेस्ट करने का राइट होना चाहिए और तरह तरह के पॉलिटिकल एक्शंस करने का अधिकार होना चाहिए। तो अगर पब्लिक को ये सारे अधिकार नहीं है तो ये डेमोक्रेसी का डिमेरिट्स है, यानी हम इसे एक आइडियल डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। तो डेमोक्रेसी में एवरीवन शुड बी इक्वल इन आईज ऑफ लॉ। डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर व्यक्ति कानून के नजर में बराबर होते हैं। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, सबको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं एंड दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। डेमोक्रेसी अगर है तो वहां पर एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होगा। जैसे आप भारत में देखिए, हमारे देश में आप देखते हैं जुडिशियरी का पूरा एक बड़ा सा चैनल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारी सिस्टम वर्क करती है जुडिशियरी के लिए और ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। ये सरकार के दबाव में काम नहीं करती, इनके सारे प्रोसीजर्स इंडिपेंडेंट है। आप पहले भी पढ़े होंगे, आगे के क्लासेस में भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये होना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि जिम्बाब्वे में कैसे ये सारे फीचर्स वहां पर मिसिंग है, ये नहीं है। जबकि वहां इलेक्शन हो रहा है, जबकि नेता चुने जा रहे हैं, जबकि सब कुछ एक डेमोक्रेटिक मेथड के तरीके से ही होता है, फिर भी यहां पर सब कुछ अच्छा नहीं है। तो डेमोक्रेसी में और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू व्हाटएवर इट लाइक्स। डेमोक्रेसी में सरकार जो चाहे सो नहीं कर सकती। यहां जो चाहने का मतलब निगेटिव, डेवलपमेंट का काम कर सकती है लेकिन डेवलपमेंट के काम भी मनमाने तरीके से नहीं कर सकती है। निसंदेह उसे कुछ भी करना होता है पार्लियामेंट की सहमति से करना होता है। गवर्नमेंट के पास एक काउंसिल होता है, उससे डिस्कशन करना होता है। बड़े बड़े डिसीजंस पार्लियामेंट में लिए जाते हैं जहां हमारे एमपी एमएलए होते हैं। एमपी जो पार्लियामेंट में होते हैं वो मिलकर डिस्कस करते हैं, एमएलए जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं वो मिलकर के फैसले लेते हैं और तब जाकर के देश में रूल चलता है। तो सिंपली बिकॉज इट हैज ओन इलेक्शन, अगर कोई सिंपल इलेक्शन जीत लिया और जो मन करे करे, फिर वो डेमोक्रेसी आइडियल नहीं माना जा सकता है। बिकॉज इट हैज टू रेस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स। कुछ नियम कानून होते हैं आम पब्लिक के लिए जिसका सम्मान हमेशा ही होना चाहिए। इन पार्टिकुलर इट हैज टू रेस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज। देखिए, हर देश में कुछ लोग मेजोरिटी में होते, कुछ लोग माइनॉरिटी में होते हैं और अधिकांश जो जिस ग्रुप में होते हैं वो मेजोरिटी होता है। तो मेजोरिटी और माइनॉरिटी हर जगह होते हैं। अक्सर जो माइनॉरिटी होता है, माइनॉरिटी को मेजोरिटी से खतरा होता है। तो डेमोक्रेटिक नेशन में माइनॉरिटी के हित की रक्षा करने के लिए रूल होते हैं, मेजोरिटी को रेस्पेक्ट करना होता है माइनॉरिटी का। एवरी मेजर डिसीजंस हैज टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशन। कोई भी बड़ा डिसीजन डेमोक्रेसी में बहुत सारे कंसल्टेशन के बाद होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कंसल्टेशन? यानी मीटिंग, बैठक,
जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग बैठते हैं, उसके प्रॉस एंड कॉन्स यानी उसकी अच्छाइयां बुराइयां सब उसको देखते हैं, विरोध करने वाले विरोध करते हैं, सपोर्ट करने वाले सपोर्ट करते हैं, और तब जाकर एक कंक्रीट आइडिया सामने उभर करके आती है जो बिल्कुल ही एरर फ्री होती है। एवरी ऑफिस बियरर हैज सर्टेन राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जो भी ऑफिस बियरर होते हैं, जो लोग ऑफिस में होते हैं, जैसे हमारे मिनिस्टर्स हैं, उनके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फिक्स होते हैं जो उन्हें बियर करना होता है। उनके अपने भी राइट्स हैं, तो राइट्स के साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हें दी जाती है। तो उन्हें अपने राइट्स तो एंजॉय करते हैं, लेकिन साथ साथ उन्हें अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी फॉलो करना होता है। सो ईच ऑफ दिस is accountable not only to the people but also the other independent officials। ये जो लोग होते हैं न केवल सिर्फ जनता के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, बल्कि दूसरे अधिकारियों के प्रति भी अकाउंटेबल होते हैं। यानी जो इनके सीनियर्स होंगे वे इनसे सवाल कर सकते हैं, इनके हिसाब लेते हैं, और इस तरह से चेक एंड बैलेंस का सिस्टम चलता है एक डेमोक्रेसी में। तो ये सारे फीचर्स जो हैं ये होने चाहिए डेमोक्रेसी में, तभी हम कह सकते हैं कि आइडियल डेमोक्रेसी है। बोथ दीज एस्पेक्ट गिव अस फोर्थ एंड फाइनल फीचर। तो अब तक हमने जिन चीजों को समझा, ये हमें चौथा जो कि फाइनल फीचर है डेमोक्रेसी का, वो प्रोवाइड करता है। ये चौथा और फाइनल फीचर्स क्या है? अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। मतलब एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो किसके अधीन होती है? उसका लिमिट्स क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में बना हुआ जो कानून है, जो लॉ है, वो उसका लिमिट होता है और उसे जनता के राइट्स का सम्मान करना होता है। इसी को हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ। कानून का शासन, किसी व्यक्ति का शासन नहीं, कानून जो पहले से बन चुके हैं उसका शासन। या कानून बनता है तो कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पार्लियामेंट में, वो मिलके कानून बनाते हैं, उसका रूल। और कोई भी यहां लीडर आ जाए, कोई भी मंत्री बन जाए, उसे वही रूल फॉलो करने पड़ेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है। तो अब तक जो हमने सिंपल डेफिनेशन जो देखा था, क्या देखा था? एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। हमने जो ये डेफिनेशन पढ़ा है, हमने पाया कि यह डेफिनेशन एडिक्वेट नहीं है, मतलब ये पर्याप्त नहीं है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं, और उन कमियों को हम लोगों ने कई एग्जाम्पल्स में देखे हैं। जहां हमने देखा, जैसे जिम्बाब्वे में ही हमने देखा कि लोगों ने चुनाव किया, सारे अपॉर्चुनिटी थे, उसके बावजूद भी वहां पर गलत हो रहा था। इसलिए हमें जरूरत पड़ेगी इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करने की। यानी यह जो डेमोक्रेसी है, इसको सफिशिएंट बनाने के लिए इसमें कुछ और फीचर्स होने चाहिए। जैसे वे फीचर्स क्या क्या होने चाहिए? तो रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल शुड टेक मेजर डिसीजन। यानी डेमोक्रेसी में जो मेजर डिसीजंस होते हैं, इसके द्वारा लिए जाने चाहिए। तो ये जनता के द्वारा चुने हुए लीडर्स के को ही लेना चाहिए। जैसे हमने पाकिस्तान का एग्जाम्पल देखा था, परवेज मुशर्रफ जो मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे, उन्होंने कूप कर लिया और जनता के द्वारा चुने हुए नवाज शरीफ को पद से हटा दिया। यानी फाइनल डिसीजन किसने लिया? जनता के प्रतिनिधि ने नहीं लिया, फाइनल डिसीजन वहां की मिलिट्री ने लिया। तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान में सही मायने में डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि वहां पर जो मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं लेते, बल्कि वहां की मिलिट्री लेती है, जो कि डेमोक्रेसी के सिद्धांत के अनुसार ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए डेमोक्रेसी के डेफिनेशन में? तो इलेक्शंस ऑफर चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी। यानी इलेक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें जनता के पास चॉइस हो। भाई 2-4 लोग चुनाव में खड़े होंगे तब तो हम चुनेंगे कि कौन व्यक्ति बेहतर है, कौन अच्छा नहीं है। अब एक ही पार्टी हो, आपने चाइना में देखा कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी है, तो वहां तो मजबूरी है सबके साथ, कोई भी वोट देगा उसी पार्टी को देगा, कुछ बदलने वाला नहीं है।
इसलिए यहां पर चॉइस होना चाहिए और फेयर अपॉर्चुनिटी होना चाहिए जनता के पास। मतलब जनता किसी का चुनाव कर सकती है तो एग्जिस्टिंग रूलर्स को हटा भी सके, इसका भी एक अवसर होना चाहिए। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल। यह जो चॉइस होना चाहिए वो सभी लोगों के पास उपलब्ध होना चाहिए, सिलेक्टेड लोगों के पास नहीं होना चाहिए। इक्वल बेसिस पर राइट मिले, जो भी राइट्स मिल रहे हैं वो सबको मिलना चाहिए। चौथा, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। जो भी सरकार होनी चाहिए, जो भी सरकार होना चाहिए वो रूल के हिसाब से गवर्न करना चाहिए। जो लॉज हैं उन्हें एक लिमिट के अंदर नेताओं को रखना चाहिए, रूलर्स को रखना चाहिए, और ऑफ कोर्स जनता के लिए, सिटीजन्स के लिए राइट भी होना चाहिए। इस राइट को प्रोटेक्टेड होना चाहिए कि किसी के द्वारा इसे छीना न जा सके। अब तक हमने समझा कि कौन सी डेमोक्रेसी अच्छी है, डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या है, और इसमें हमने देखा कि सिर्फ इलेक्टेड रूलर्स होने से ही डेमोक्रेसी नहीं आती, बल्कि और भी कई फीचर्स होने चाहिए, जिसमें ये 4 फीचर्स हमने लेटेस्ट में ऐड किए। तो ये सारे फीचर्स होने पर ही हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। अब बात करते हैं व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्यों, क्या आवश्यकता है डेमोक्रेसी की? देखिए, पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई होती है। लोग एग्जिस्टिंग रूलर्स को, जहां पर मोनार्की है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोग वहां स्ट्रगल करते हैं। लोग चाहते हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा करके वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाए, जहां पर जनता खुद चुनाव करके अपने रूलर्स को वहां पर एस्टैब्लिश करे। लेकिन क्यों ऐसा करते हैं? तो इसके पीछे सीधा कारण है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो प्रायः जनता के हितों का ख्याल नहीं रखती है, लोगों का सही प्रोटेक्शन वो नहीं कर पाती, लोगों के राइट्स वो नहीं दे पाती हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जिसमें कहा जाता है कि डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है। मतलब डेमोक्रेसी को अच्छे मानने वाले लोग भी हैं और डेमोक्रेसी को अच्छा नहीं मानने वाले लोग भी हैं। तो कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो डेमोक्रेसी के सपोर्ट में हैं और कुछ फैक्ट हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। आखिर जो लोग डेमोक्रेसी को नापसंद करते हैं उनका आधार क्या है, वो ऐसा क्यों करते हैं? तो देखो, डेमोक्रेसी की कुछ कमियां होती हैं। इसी द रियलिटी कि डेमोक्रेसी की कुछ कमियां होती हैं। पहली कमी क्या है कि लीडर्स कीप चेंजिंग। डेमोक्रेसी में नेताजी हमेशा बदलते रहते हैं, यानी आज जो लीडर है कल कोई दूसरा आएगा। हर 5 साल पर चुनाव होता है और प्रायः लोग चेंज हो जाते हैं। तो जब लीडर्स बदलते रहेंगे तो क्या स्टेबिलिटी आएगी? नहीं, पॉलिटिक्स में इनस्टेबिलिटी आती है। जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, नए लोग आते हैं जिनको अनुभव ही नहीं होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स यहाँ पर थोड़ी कमजोर हो जाती है। अगर अनुभवी लोग लंबे समय तक रहें तो शायद देश का बेहतर हो सके। लेकिन केवल यही एक फैक्टर नहीं है, और भी तमाम फैक्टर हैं जिसको हमें सोचना चाहिए और तब विचार करना चाहिए कि डेमोक्रेसी सही है या नहीं है। नेक्स्ट फीचर क्या कहता है? डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। ऑफ कोर्स होता है। डेमोक्रेसी में चुनाव के लिए तो कितना मारामारी चलता है, आप देखते हैं। तरह तरह की बातें लोग बोलते हैं, कई अप्रिय घटनाओं को भी अंजाम दे देते हैं। एक तरह से देखा जाए लोग लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, जहां पर मोरालिटी का अभाव देखने को मिलता है। लोग अब्यूजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के लिए, नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो लोग हैं जिन्होंने ये सब नियम बनाया, उनको पता था कि ये हो सकता है, फिर भी उन्होंने ये रूल बनाया। इसके पीछे कारण है कि लॉन्ग टर्म यही एग्जिस्ट करता है। तो हमने क्या देखा कि मोरालिटी का स्कोप यहाँ कम है। चुनाव जीत लो भाई, जैसे भी चुनाव जीत लो, लोग यही करना चाहते हैं और करते भी हैं। हालांकि वैसा उन्हें नहीं करना चाहिए। एक आइडियल डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करनी चाहिए, जो कि कहीं देखने को मिलता नहीं है। नेक्स्ट है, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड। देखिए, डेमोक्रेसी में क्या होता है, कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपको पहले पार्लियामेंट में डिस्कस करना पड़ेगा,
काउंसिल में डिस्कस करना पड़ेगा। इसके बाद और भी बहुत सारी एजेंसियां होती हैं जहां पर डिस्कशन होता है। तो कंसल्टेशन एंड डिस्कशन एक लंबी प्रक्रिया है जो डिसीजन लेने से पहले चलता है और इसकी वजह से डिलेज देखने को मिलता है। हर काम में डिले, आप देखते हो सरकारी काम, हर काम ही डिले होता है और ये बहुत बड़ा फैक्टर है डेमोक्रेसी के प्रति लोगों के अंदर नफरत की भावना पैदा कर। आज आज आप इंडिया की जुडिशियरी सिस्टम को ही देख लीजिए, यहाँ जो केसेस हैं वो लंबे लंबे चलते हैं। कई सारे केस तो ऐसे हैं जो दशकों पुराने हैं, 10 साल 20 साल 30 साल, इतने इतने लंबे समय तक केस चल रहे हैं। हालांकि सारे केसेस इतने लंबे नहीं चलते हैं, फिर भी भारत में जो डिसीजन आता है कोर्ट से वो प्रायः बहुत अधिक समय लेता है और अभी वर्तमान में जो एवरेज बताया जाता है 4 से 5 साल कम से कम एवरेज तो है ही। तो निसंदेह और ये फास्ट होना चाहिए, लेकिन क्यों ऐसा डिले होता है, इस डिले के पीछे कारण है इसमें तरह तरह के कंसल्टेशन डिस्कशन ये सारी चीजें होती हैं। तो सरकारें इस डिस्कशन की वजह से डिले कर देती हैं और ये डिले गलत भी नहीं है। देखिए, हालांकि फास्ट हो तो अच्छी बात है, लेकिन जल्दीबाजी में काम किया जाए और डिसीजन ही गलत हो जाए वो भी तो अच्छा नहीं है। क्योंकि जब सरकार एक डिसीजन लेती है तो उसका असर वहां रहने वाले तमाम लोगों पर पड़ता है। अगर भारत की सरकार आज कोई डिसीजन गलत ले तो 140 करोड़ लोग प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए यह बहुत जरूरी है, थोड़ा देर ही सही लेकिन डिसीजन सही होना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में देश पर, लोगों पर, नागरिकों पर इसका निगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। बिल्कुल हो सकता है, कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि जो लीडर्स हम चुन करके भेजते हैं, जो लोग हमारे मंत्री बनते हैं, उनको खुद पता नहीं होता कि जनता के लिए क्या जरूरी है, हम पीपल के लिए क्या करेंगे तो उनकी बेहतरी होगी। उन्हें पता नहीं होता, नेता बन जाते हैं। इससे बैड डिसीजन होता है, बैड डिसीजन, गलत डिसीजन होने के चांसेस इससे हो जाते हैं। फिफ्थ, पांचवा जो आपको आर्गुमेंट्स है अगेंस्ट डेमोक्रेसी, क्या कहता है? डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। भाई इंडिया में तो पूछो नहीं, करप्शन तो रग रग में फैला हुआ है। निसंदेह सरकारों को इसके लिए बेहतर काम करना चाहिए, ऐसे स्टेप लेने चाहिए जो करप्शन को कम करे। लेकिन डेमोक्रेसी में करप्शन एक बड़ी चुनौती हमेशा ही रही है, पता नहीं कब तक ये खत्म होने वाला है। तो करप्शन इसमें होते हैं एंड इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टरल कंपटीशन। बहुत सारे करप्शन तो ऐसे हैं जिनका जन्म भी इलेक्टरल कंपटीशन से ही होता है। लोग चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के गलत काम करते हैं। स्पेशली ब्लैक मनी का यूज तो आपने सुना ही होगा। लोग ब्लैक मनी का इस्तेमाल भी चुनाव में करते हैं और ब्लैक मनी कमाने के लिए गलत काम करते हैं। ये गलत काम कई गलत कार्यों को जन्म देता है। तो करप्शन के लिए जाना जाता है डेमोक्रेसी। तो लोगों के अंदर एक डेमोक्रेसी के अगेंस्ट भावना होने का एक कारण ये भी है। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। अब देखिए, डेमोक्रेसी में सरकार को चुनने का अधिकार किसके पास होता है? जनता के पास। यानी हम लोग वोट करते हैं, पीपल वोट करते हैं, तो लीडर्स चुन करके जाते हैं, एमपी एमएलए चुन करके जाते हैं। लेकिन आप बताओ, क्या सभी लोग, ऑल द पीपल, क्या ये सभी लोग इतने समझदार होते हैं कि वो सही मायने में पता कर पाए कि कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन व्यक्ति बुरा है? क्या किसी के माथे पे लिखा होता है कि ये ईमानदार है, सही काम करेगा? नहीं। जब वोट लेने की आवश्यकता होती है तो ये हाथ जोड़ के आते हैं, कहते हैं हमें अपना प्यार दीजिए, हम पर अपना आशीर्वाद दीजिए, हम आपके परिवार के हैं। जीत के जाते हैं, दोबारा पूछने नहीं आते हैं। तो जनता खुद डिसाइड नहीं कर पाती, ऑर्डिनरी पीपल को ये पता नहीं होता हम किसको वोट दें। दूसरी बात, जो लोग वादे करते हैं, आपको फ्री में हम ये दे देंगे, फ्री में वो दे देंगे, जनता को खुद नहीं पता होता है कि उसके लिए क्या सही है, उसके लिए क्या होना चाहिए। उसको रोजगार मिलना चाहिए या फ्री के पैसे मिलने चाहिए, उसके लिए कौन सा काम किया जाएगा तो बेहतर होगा। क्योंकि सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन सबके द्वारा जो वोट दिया जाता है वो तो डिसाइसिव होता है। तो ये एक निगेटिव है, क्योंकि जो लोग वोट दे रहे हैं, जो इलेक्ट कर रहे हैं, उनको खुद नहीं पता कि उनके लिए क्या जरूरी है। एक्सपेक्टेड
डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। ये फैक्टर क्या कहता है? ये डेमोक्रेसी के सपोर्ट में कहता है कि देखिए, डेमोक्रेसी हर समस्याओं का मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम सोचते हो कि हमने वोट दे दिया, सरकार चुन लिया, या हमारा देश डेमोक्रेसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हमें समझना होगा, हमें समझना होगा इस प्रॉब्लम को कि डेमोक्रेसी हर समस्याओं का जादुई समाधान नहीं है, हमें इसके लिए वर्क करना पड़ता है। इट हैज नॉट एंडेड पॉवर्टी। अगर जादुई सॉल्यूशन होता ये, अगर ये मैजिकल सॉल्यूशन होता, तो क्या हमारे देश में गरीबी रहती? खत्म हो गई होती ना। आज 7 डिकेड से अधिक की आजादी हमें मिली है, 70 साल से अधिक बीत चुके हैं, इसके बावजूद भी गरीबी आज भी हमारे देश में मौजूद है। ये कितनी दुख की बात है। एनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सिर्फ भारत में ही गरीबी नहीं है, दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी गरीबी है। मतलब कमोबेश जो डेमोक्रेसी का हाल है वो पूरी दुनिया में ऐसा है, कहीं पर थोड़ा बेहतर, कहीं पर थोड़ा सा कम। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली इंश्योर्स दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस। यानी डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी सिर्फ इतनी ही चीजों की गारंटी लेता है। डेमोक्रेसी इस बात को इंश्योर करता है कि जो डिसीजंस होंगे वो जनता लेगी, यानी पीपल टेक देयर ओन डिसीजन, जनता डिसीजन लेगी, इसकी गारंटी है डेमोक्रेसी। अब डिसीजन किस तरह का? कोई आपसे पूछने नहीं आएगा कि कब हमें कौन सा मिसाइल लॉन्च करना है, कोई आपसे पूछने नहीं आएगा कि कितने पनडुब्बी खरीदने हैं, वो नहीं। यहां पर कहने का अर्थ यह है कि जो हमारे रूलर्स हैं उसका चुनाव हम करेंगे। पीपल विल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव जनता करेगी और वह जो चुन करके जाएगा वह व्यक्ति काम करेगा। तो यह मान लिया जाता है कि वह व्यक्ति, वह एमपी, एमएलए या मिनिस्टर जो वर्क कर रहा है वो जनता ही कर रही है, क्योंकि जनता ने चुन करके भेजा है। आप अपने काम के लिए किसी व्यक्ति को भेजेंगे, भाई जाओ थोड़ा मार्केट से ये काम करके आ जाना मेरे लिए, तो वो जो कुछ भी काम करेगा वो तो आप ही के लिए कर रहा है ना, आपने कहा है इसलिए वो कर रहा है। तो ऐसा ही होता है, हम लोग अपने जो एमपीज होते हैं, एमपीज या एमएलए होते हैं, एमएलए, इनको हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई जाओ हमारे लिए अच्छा अच्छा काम करो और इस देश को चलाओ, देश को प्रगति में लाओ, हमें डेवलपमेंट का लाभ पहुंचाओ, क्योंकि जनता चुनाव करती है। इसीलिए इसे हम कहते हैं कि जनता का डिसीजन होना है या होता है। Now this does not guarantee that decisions will be good। हाँ, ये बड़ी बात है। देखो, जनता डिसीजन लेती है और अपना नेता तो चुन देती है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जो डिसीजन लिया गया है ये डिसीजन गुड ही होगा, ये डिसीजन अच्छा ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये डिसीजन में मिस्टेक भी हो सकता है, यानी पीपल कैन मेक मिस्टेक, लोगों से मिस्टेक भी हो सकता है। भाई गलत लोगों को चुनाव में जिता दिया, ऐसे व्यक्ति को वोट दे दिया। अब देखो एग्जाम्पल भी है, जर्मनी में एडोल्फ हिटलर को लोगों ने वोट देकर चुना था, कितना खतरनाक व्यक्ति था आपने जाना, करोड़ों लोगों की हत्या करता है, 72 लाख लोगों की हत्या वो कर देता है। आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या में उसके पार्टी के द्वारा जेनोसाइड किया जाता है। डेमोक्रेटिक तरीके से चुना हुआ व्यक्ति इतना खतरनाक हो सकता है, आप सोच सकते हैं। तो कभी कभी होता है जनता गलत व्यक्ति को चुन सकती है, मिस्टेक हो सकता है। तो डेमोक्रेसी में इस मिस्टेक को करेक्ट करने के भी अवसर दिए जाते हैं। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजंस डज नॉट लीड टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। क्या कर रहा है कि इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजंस डज लीड टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। मतलब जब डिस्कशन होती है, जब लोग मिल करके सोचते हैं, तो इसमें डिले भी होता है। आप देखते हैं पार्लियामेंट में एक एक मुद्दे कई कई सालों तक पड़े रहते हैं। जैसे विमेन्स रिजर्वेशन बिल ही दशकों से पड़ा हुआ था। तो कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर सहमति नहीं बन पाती है और वो पेंडिंग रहता है, और ये होता है डिस्कशन की वजह से। तो डेमोक्रेसी में डिले बिल्कुल कॉमन होता है, हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। Now, it is also true that democracy leads to frequent change in leadership
देखिए, डेमोक्रेसी में तो हमेशा लीडर बदलते रहते हैं, फ्रीक्वेंट चेंजिंग होती है नेताओं की। नेताओं का ये चेंजिंग होना डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। अगर वो चेंज नहीं होगा तब तो डिक्टेटर बन सकता है ना, फिर वो जनता के बारे में सोचने के लिए मजबूर ही नहीं होगा। तो इसलिए इसमें बदलाव होता रहता है। तो ये अच्छा भी है, बुरा भी है, क्योंकि बार बार बदल रहा है तो कहीं ना कहीं नए लोग आ रहे हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये हो गया एक तरह से नेगेटिव। लेकिन चूंकि बदल रहा है तो ईमानदार व्यक्ति आएगा। तो जब आपसे आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी पूछा जाएगा तो डेमोक्रेसी के फेवर में जो स्टेटमेंट है आपको वो लिखना है। लेकिन अगर अगेंस्ट पूछा जाएगा, यानी डेमोक्रेसी के खिलाफ कौन कौन सी बातें होती हैं, तो उसके लिए आपको अलग से पॉइंट्स लिखने होंगे। दोनों ही अलग अलग यहाँ स्लाइड पे दिया गया है, जिसको आपको लर्न कर लेना है। समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजंस एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी। तो पॉलिटिकल चेंजिंग की वजह से, नेताओं के बदलने की वजह से, बार बार चुनाव की वजह से कई सारे बड़े बड़े मुद्दे होते हैं जो सेटबैक में रहते हैं, पेंडिंग हो जाते हैं, और सरकार की जो इफिशियंसी होती है, दक्षता होती है काम करने की, वो कम हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में थे। आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि फिर ये क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, तो हो सकता है आपके लिए क्लास बोरिंग होने लगे। तो अब तक हम लोगों ने आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, और उसके बाकी बचे हुए जो कंटेंट हैं, जैसे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ये सभी हम लोग देखेंगे। उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं आता है तो आप डाउट सेक्शन में जा करके लाइफस्मिथ ऐप पर डाउट सेक्शन में अपने डाउट डाल सकते हैं, और निसंदेह उसकी रिप्लाई आपको दी जाएगी। आपको परेशानी कोई नहीं होने वाली है। तो अगर आपने अब तक लाइफस्मिथ ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसे डाउनलोड कर लें और जुड़ जाएं हमारे क्लासेस के साथ। तो आज का क्लास इतना ही। थैंक यू वेरी मच।